हेलो एंड वेलकम राजा मेडिकल एकेडमी। तो आज हम देखेंगे कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का सिलेबस क्या होता है। उससे पहले इंट्रोडक्शन हो जाए। माई सेल्फ रोशन सुमन। तो मैं आपको फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का सिलेबस आज बताना चाहूँगा कि क्या क्या मुझे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में पढ़ना है। तो देखते हैं कि यूनिट 1 में क्या क्या मुझे पढ़ना है। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के मूल सिद्धांत के अंदर क्या क्या फर्स्ट यूनिट में क्या क्या आता है ये हम देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है नर्सिंग का इंट्रोडक्शन। नर्सिंग क्या होता है, नर्सिंग का फुल फॉर्म क्या होता है, नर्स क्या होती है, इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर आ जाएगा नर्सिंग का स्कोप आएगा, कॉन्सेप्ट आएगा, मीनिंग क्या होता है, फंक्शन क्या होता है नर्सिंग का। तो इसके बारे में हम देखेंगे। नर्सिंग का हिस्ट्री क्या था, वर्ल्ड में क्या नर्सिंग का हिस्ट्री था, नर्सिंग का इंडिया पे कब, ये नर्सिंग का हिस्ट्री कब से नर्सिंग इंडिया में आकर के जो नर्सिंग का स्कोप है कब से इंडिया में आने लगा, ये हम देखेंगे। नर्सिंग का भारत में क्या इतिहास रहा है, इसके बारे में हम देखेंगे। नर्सिंग जो प्रोफेशनल है, वो नर्सिंग प्रोफेशनल में क्या क्या इसके अंदर आता है, एक प्रोफेशनल नर्स का क्या रोल होता है, इसके भी बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं कि इसके अंदर मुझे क्या क्या जानना है ना। तो सॉरी, नर्सिंग का कॉन्सेप्ट देखना है। ठीक है, स्कोप देखना है, इसका स्कोप क्या है। फिर फंक्शन, इसका फंक्शन क्या है ये भी देखना है इसके अंदर। फिर इंडिया में नर्सिंग का हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग, हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग इन इंडिया। इंडिया में जो नर्सिंग का इतिहास क्या रहा है इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट नर्सिंग प्रोफेशन। नर्सिंग प्रोफेशन के भी बारे में हम देखेंगे इसी यूनिट में। ठीक है, जो नर्स होता है उसमें क्या क्वालिटी होना चाहिए। ठीक है, क्वालिटीज ऑफ नर्स, नर्स में क्या क्या एक नर्स में गुण होना चाहिए, ये भी हम यूनिट फर्स्ट में हम देखेंगे। इसके अंदर बाकी देखेंगे कि नर्स, एक जो प्रोफेशनल नर्स होती है उसको क्या क्या उसमें गुण होना चाहिए, क्या क्या उसके अंदर जो है सो कैपेसिटी क्या होता है, किसी भी बात का समझने का लर्निंग कैपेसिटी क्या है, एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी क्या है, ये भी हम इसके अंदर में हम देखेंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि जो इथिक्स देखेंगे, क्या रूल एंड रेगुलेशन क्या होता है। एक जो नर्स होता है, नर्स को ये इथिक्स जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इथिक्स जो नर्सिंग का एक कह सकते हैं कि एक तरह से कानून होता है। इसमें हम देखेंगे कि क्या इसका कानून है, उसमें उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ये हम देखेंगे इथिक्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी सर्विस। हॉस्पिटल एंड
कम्युनिटी सर्विसेज। हॉस्पिटल में और समुदाय में क्या नर्स का रोल होता है, इसके भी बारे में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हेल्थ एंड डिजीज। हेल्थ एंड डिजीज, स्वास्थ्य और बीमारी के भी बारे में क्या क्या आता है, ये भी हम इसी के अंदर में हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, ह्यूमन का बेसिक नीड, बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन का बेसिक नीड भी हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये यूनिट फर्स्ट का बात रहा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं कि यूनिट सेकेंड में क्या क्या पढ़ना है। यूनिट सेकेंड के अंदर नर्सिंग केयर ऑफ द पेशेंट, जो मेरा सेकेंड यूनिट है वो है नर्सिंग केयर ऑफ द पेशेंट। ठीक है, पेशेंट का क्या नर्सिंग केयर होता है, इसके बारे में इस यूनिट में डिस्कस करेंगे कि क्या नर्सिंग के अंदर पेशेंट को कैसे हम केयर कर सकते हैं। कोई अगर इल पर्सन है, बीमार पर्सन है, तो उसको कैसे हम केयर प्रोवाइड करेंगे जो पहले के कंडीशन में आ जाए। उसके लिए नर्सिंग केयर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है पेशेंट के लिए। ठीक है, तो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है। पेशेंट इन्वायरमेंट इन हॉस्पिटल, देखिए इन्वायरमेंट, पेशेंट के लिए कैसा इन्वायरमेंट होना चाहिए हॉस्पिटल के अंदर, ये हम जानेंगे कि जो कोई पेशेंट है, मान लीजिए कि डर्ट इन्वायरमेंट के कारण वहाँ उसको कोई डिसीज़ लग गया है, मान लीजिए किसी को मलेरिया हो गया है, इन्वायरमेंट गंदे, जो हम जान सकते हैं कि जहाँ पे गंदे का जमाव होता है तो वहाँ से मलेरिया का जो मच्छर होता है उनके बाइट से डिसीज़ हो गया है। तो एक कैसे इन्वायरमेंट, कैसे हॉस्पिटल में होना चाहिए, ये इसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, फिर पेशेंट को हॉस्पिटल में एडजस्टमेंट क्या होता है कि मान लीजिए पेशेंट नर्स इंटर रिलेशनशिप होता है, एनपीआर होता है, तो इसमें देखा जाता है कि नर्स पेशेंट जो इंटर रिलेशनशिप होता है उसका मतलब बोल सकते हैं कि एक सामने वाले पर्सन को सबसे पहले तो इंटरेक्ट आपसे होना बहुत ज़रूरी होता है। ये ज़रूरत होता है कि सामने वाले से इंटरेक्ट हम कैसे हो। जब तक हम इंटरेक्ट नहीं होंगे तब तक पेशेंट मुझे अपना प्रॉब्लम क्लियरली बताएगा नहीं। इसीलिए एनपीआर जो है बहुत ज़रूरी होता है। तो ये भी इसी के अंदर होता है कि कैसे हॉस्पिटल में एडजस्ट करना है पेशेंट को, उस चीज़ को भी इसी यूनिट में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बेसिक नीड एंड स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो इसमें जो है सो क्या कम्युनिकेशन है, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का क्या तरीका होना चाहिए, ये भी हम इस यूनिट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। इसी यूनिट में हम ये भी देखेंगे। इसमें क्या होता है कि नर्सिंग का इंटरव्यू भी आता है, रिकॉर्ड एंड रिपोर्टिंग भी आता है। रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग बहुत ज़रूरी होता है किसी पेशेंट के लिए। जो डॉक्टर और नर्स के बीच में जो एक रिकॉर्ड तैयार किया जाता है उनको बताने के लिए कि क्या क्या इनको प्रॉब्लम आ रहा है, क्या इनको मेडिकेशन चल रहा है, तो ये रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग के अंदर आता है। ये भी बहुत ही नीड होता है, इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी हम इसको जो डीपली पढ़ेंगे, जब हम यूनिट स्टार्ट करेंगे तो डीपली
हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये सेकेंड यूनिट का बात रहा। नेक्स्ट दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस कोर्स का जो फीस है, इस कोर्स का GNM, जो मेरा कोर्स है GNM फर्स्ट ईयर का जो फीस अभी है वो ओनली फॉर 399 में आपको न्यू ईयर के शुभ अवसर पे ये प्रोवाइड किया जा रहा है। ओनली 100 स्टूडेंट के लिए, ओनली 100 स्टूडेंट, ये 100 स्टूडेंट के लिए ही 399 में न्यू ईयर के शुभ अवसर पे दिया जा रहा है। तो आप जो भी स्टार्टिंग का 100 स्टूडेंट है उनके लिए ही 399 है, बाकी फिर इसका रेट बढ़ जाएगा। तो आप जल्दी से प्ले स्टोर पे जाइए एंड गूगल पे जा कर के राजा मेडिकल एकेडमी नाम से मेरा ऐप बना हुआ है, वहाँ से उस ऐप को आप डाउनलोड कीजिए और GNM फर्स्ट ईयर में आप इनरोल कीजिए और ऐप आप वहाँ से डाउनलोड करके परचेज कीजिए। आप जल्दी से परचेज कीजिए, नहीं तो इसका रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिट 3। यूनिट 3 देखते हैं कि यूनिट 3 में क्या क्या मुझे पढ़ना है। इसमें देखना है कि मीटिंग द बेसिक नीड ऑफ पेशेंट। जो बेसिक नीड पेशेंट का क्या होता है, सबसे पहले क्या ज़रूरी है पेशेंट को, बेसिक नीड। ठीक है, बेसिक नीड ऑफ पेशेंट, पेशेंट का बेसिक नीड क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे। उसका कंफर्टेबल क्या है, पेशेंट मान लीजिए कि कैसे उनको कंफर्ट, डिसीज कंडीशन में कोई पेशेंट है तो उसको कैसे कंफर्ट, हम आराम कैसे दिला सकते हैं ये हम देखेंगे। उसको कैसे सुला सकते हैं, रेस्ट उसका कैसा है, उसका रेस्ट का कंडीशन क्या है। कोई पेशेंट को मान लीजिए पेन है तो पेन को हम कैसे रिड्यूस करेंगे वो बताएंगे, नहीं तो वो प्रॉपर रेस्ट नहीं कर पाएगा। तो ये हम देखेंगे। एक्सरसाइज, जो एक एक्टिव एक्सरसाइज होता है, एक पैसिव होता है, तो दोनों एक अलग कंडीशन होता है। पेशेंट को एक्टिव एक्सरसाइज अलग है, पैसिव एक्सरसाइज किसी के द्वारा हेल्प करके करवाया जाता है। तो ये हम देखते हैं कि कैसे पेशेंट को प्रमोट करने के लिए, कैसे उसका जो हेल्थ है उसमें प्रमोशन के लिए ये सब बहुत नीड होता है। तो ये हम देखेंगे। ठीक है, फिर देखेंगे कि इसी के अंदर आता है मूविंग एंड लिफ्टिंग। मूविंग एंड लिफ्टिंग में देखेंगे कि कैसे पेशेंट को एक जगह से दूसरे जगह पे कैसे हम वो कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। लिफ्टिंग, LIFTING, कैसे एक जगह से दूसरे जगह पे पेशेंट को मूव करते हैं, तो मूविंग एंड लिफ्टिंग देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हाइजेनिक नीड। ठीक है, हाइजेनिक नीड्स, देखिए ये बहुत ही एसेंशियल होता है पेशेंट के लिए। जो हाइजेनिक नीड है, इसका हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। हाइजीन में मान लीजिए कि पेशेंट को अगर 2-3 दिन तक छोड़ दिया जाए तो उनको बॉडी में क्या होता है कि इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाएगा। अगर प्रॉपर उसका बॉडी वॉश नहीं हुआ, माउथ वॉश नहीं हुआ, आई इरिगेशन नहीं हुआ, हेयर केयर नहीं किया गया, तो वहाँ से भी इन्फेक्शन होने का चांस होता है। इसीलिए पेशेंट को हाइजीन का भी ध्यान रखना है। तो ये हम देखेंगे। ठीक है, फिर देखते हैं कि न्यूट्रिशनल नीड, न्यूट्रिशनल नीड्स, इसके अंदर क्या होता है कि
इसका भी ध्यान रखना। एक देखिए, एक दूसरे से सारा कोरिलेट किया हुआ है, कोरिलेट है, क्योंकि अगर न्यूट्रिशनल नीड अगर उसका पूरा नहीं हो पाए तो वो डिसीज से रिकवर नहीं कर पाएगा जल्दी। तो जो डिसीज का कंडीशन है उस अकॉर्डिंग हम उसका न्यूट्रिशन का प्लान करते हैं कि क्या क्या इसमें इसको न्यूट्रिशन किस चीज़ का कमी हुआ है, उसको फुलफिलमेंट अधिक से अधिकता वरीय दिया जाता है, उसको फुलफिलमेंट हम करते हैं। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो डाइंग पेशेंट होता है, डाइंग पेशेंट मतलब होता है जो पेशेंट डेथ हो गया है, उस पेशेंट को हम केयर कैसे प्रोवाइड करते हैं। केयर ऑफ डाइंग पेशेंट, डाइंग पेशेंट को हम कैसे केयर प्रोवाइड करते हैं, उसका साइन सिम्टम क्या होता है, और उनके फैमिली वाले को हम कैसे बता सकते हैं कि मतलब उनको समझाना पड़ता है, फैमिली वाले के साथ भी रिलेशन वो मतलब रिलेट करना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि इस कंडीशन इनको अब ये प्रॉब्लम था, ये चले गए। तो ये भी डाइंग भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि डाइंग पेशेंट को और उनके फैमिली को कैसे हम एक दूसरे से कोरिलेट करके और कैसे एक दूसरे को अच्छे से समझा करके फिर वहाँ से पेशेंट को भेजें, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। फिर इसमें देखेंगे एटॉप्सी, एक आता है एटॉप्सी। एटॉप्सी देखेंगे कि मान लीजिए जो पेशेंट होता है, पेशेंट किस कारण से डेथ हुआ है, क्यों डेथ हो गया, सडन अगर कोई आपके पास आ जाए कि कोई पता नहीं है इसका डेथ कैसे हुआ है, तो इसके भी बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ये एटॉप्सी में आ जाता है। तो ये देखेंगे एटॉप्सी के अंदर, ये देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम था जो इसका डेथ हो गया। तो इस यूनिट में ओवरऑल इतना टॉपिक मुझे कवर अप करना है, बाकी एक्सप्लेन से हम लोग पढ़ेंगे जब यूनिट स्टार्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं यूनिट 4। यूनिट 4 में हम देखेंगे असेसमेंट ऑफ पेशेंट एंड क्लाइंट। असेसमेंट ऑफ पेशेंट एंड क्लाइंट। इसमें देखते हैं इसमें कि पेशेंट और क्लाइंट के साथ मुझे कैसे एक्सेस करना है। ठीक है, मतलब असिस्ट करना है, एक्सिस के मतलब एक दूसरे से कैसे, मुझे मान लीजिए कि किसी को कोई कम्युनिकेबल डिसीज हुआ है, तो असेसमेंट के थ्रू ही फाइंड आउट कर पाएंगे कि इनको क्या इतिहास था या इनके जेनेटिक डिसऑर्डर था। तो इसके अकॉर्डिंग भी पेशेंट और क्लाइंट के बीच में, दोनों के बीच में रिलेट करना पड़ता है। तो यहाँ असेसमेंट भी हम करेंगे, इसका क्या प्रिंसिपल होता है, इम्पोर्टेंस क्या है, इसका टाइप्स क्या है, मेथड क्या है, ये हम देखते हैं। फिर क्या होता है कि इसमें पेशेंट का हाइट, वेट, पोस्चर, हेड टू टो एग्जामिनेशन, इसका एक टॉपिक होता है हेड टू टो एग्जामिनेशन। हेड से लेकर के अंगूठे तक, पैर के अंगूठे तक का एग्जामिनेशन किया जाता है हेड टू टो एग्जामिनेशन में। तो इसमें देखते हैं कि अगर कोई भी कहीं भी साइनोसिस हो रहा है या कहीं भी कोई प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है, कोई पार्ट का जो एबनॉर्मलिटीज़ फाइंड आउट करना है, साइनोसिस है, रेडनेस है, इन्फ्लामेशन है, तो ये हेड टू टो एग्जामिनेशन में हम लोग फाइंड आउट करते हैं। फिर देखते हैं कि जो वाइटल होता है, वाइटल
वाइटल्स के भी थ्रू हम फाइंड आउट करते हैं कि क्या एबनॉर्मलिटीज़ है। वाइटल के अंदर टीपीआर आ जाता है, तो टेम्परेचर देखना है, पेशेंट का टेम्परेचर, पल्स, रिस्पिरेशन, इसमें हम देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं। और बीपी, ब्लड प्रेशर, इसमें देखते हैं कि अगर ऐसा एबनॉर्मलिटीज़ इसमें देखते हैं कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, पेशेंट का टेम्परेचर नॉर्मल है या नॉर्मल से ज़्यादा है, रिस्पिरेशन रेट कम है या ज़्यादा है, तो इसके थ्रू भी डिसीज़ का हम फाइंड आउट करते हैं, एबनॉर्मलिटीज़ का, बॉडी में एबनॉर्मलिटीज़ का फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं कि नेक्स्ट इसमें आता है कि ऑब्जर्वेशन एंड कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन, कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन। जो स्पेसिमेन होता है बॉडी का, स्पेसिमेन में जो आता है, जो ब्लड हो गया, यूरिन हो गया, स्टूल हो गया, कोई कहीं से डिस्चार्ज है, बायोप्सी है, तो उसका कैसे हम कलेक्शन कर सकते हैं, कैसे इसको ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, कैसे इसका सेफ्टी का पर्पस का ध्यान रखना है, ये कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन में देखेंगे हम लोग। फिर इसी में देखेंगे नॉर्मल एंड एबनॉर्मल बिहेवियर। इसमें इसी में मुझे देखना है कि नॉर्मल एंड एबनॉर्मल बिहेवियर भी इसके अंदर आता है। जो कोई भी पर्सन है उसका नॉर्मल बिहेवियर होता है कि सुबह सुबह उठने का, उसका मान लीजिए नॉर्मल बिहेवियर के अंदर होता है सुबह में उठना, नाश्ता करना, मुंह धोना, सारा अपना जो भी दिनचर्या है उसको पूरा करना। लेकिन अगर कोई एबनॉर्मल पर्सन है तो उनके अंदर ये सारा चीज़ एब्सेंट होता है। ये भी हम इसी यूनिट में डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार मैं और बता देना चाहता हूं दोस्तों कि ये जीएनएम फर्स्ट ईयर का जो अभी के लिए ओनली फॉर 399 में आपको ये कोर्स दिया जा रहा है और इसका वैलिडिटी 1 ईयर तक आपको मिलने वाला है। सारे ओवरऑल जीएनएम फर्स्ट ईयर आप पूरे 1 साल तक पढ़ सकते हैं और जो भी आपको प्रॉब्लम होगा उसके लिए भी एक्स्ट्रा हम लोग डॉट क्लास करवाएंगे, प्लस में हर यूनिट का, हर सब्जेक्ट का भी डॉट क्लास करवाएंगे और जो यूनिट कंप्लीट हो चुका है उसका टेस्ट भी हम लोग करेंगे, उसका मार्क भी आपको बताएंगे, पब्लिश किया जाएगा। प्लस में अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी यूनिट में आपको प्रॉब्लम है तो उसको आप नोट डाउन कीजिए, मेरा डॉट क्लास होगा उसमें सारे डॉट को क्लियर किया जाएगा। ओनली फॉर 399 उस 100 स्टूडेंट के लिए है जो स्टार्टिंग में इनरोल करेगा और ये न्यू ईयर के शुभ अवसर पे आपको दिया जा रहा है 399 में। तो जल्दी से आप इनरोल कीजिए, जाइए प्ले स्टोर और गूगल पे जाइए, राजा मेडिकल एकेडमी है, वो ऐप को आप डाउनलोड कीजिए और इनरोल कीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मेरे टेक्निकल टीम के द्वारा आपको सपोर्ट किया जाएगा, जिसका मोबाइल नंबर है 8035042221। इस नंबर पे आप टेक्निकल टीम से कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है, ऐप से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या डाउनलोड करने में प्रॉब्लम है, आपको परचेजिंग में प्रॉब्लम है, क्लास में प्रॉब्लम है, तो आप इनसे बात कर सकते हैं। सारे आपका इशू का सॉल्यूशन ये करेंगे। बाकी जल्दी से आप जुड़िए और जुड़ करके जल्दी से इस जो ऑफ़र है इसका लाभ उठाइए। ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट चलते हैं सिलेबस पे। नेक्स्ट जो मेरा सिलेबस है यूनिट 5 में हम देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। यूनिट 5 के अंदर इन्फेक्शन कंट्रोल,
कंट्रोल। देखिए ये मेरा यूनिट है इन्फेक्शन कंट्रोल। ठीक है, तो इन्फेक्शन कंट्रोल में क्या क्या पढ़ना है कि जो इन्फेक्शन चेन होता है, चेन ऑफ इन्फेक्शन का श्रृंखला होता है, कैसे इन्फेक्शन का श्रृंखला होता है, कैसे ये इन्फेक्शन कॉज करता है, ये हम देखेंगे। ठीक है, मोड ऑफ इन्फेक्शन देखेंगे, मोड ऑफ इन्फेक्शन कि इन्फेक्शन का क्या मोड है, कैसे इन्फेक्शन हुआ है। फिर देखेंगे टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन, टाइप्स देखेंगे, इन्फेक्शन का टाइप्स देखेंगे। ठीक है, फिर जो प्रिवेंशन देखेंगे, प्रिवेंशन भी देखेंगे कि इन्फेक्शन से कैसे प्रिवेंट किया जाए, ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखिए कोई भी इन्फेक्शन जो होता है बॉडी के अंदर अगर जाता है तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करता है, कैसे इसका ट्रांसमिशन होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट ये यूनिट हो जाता है, यूनिट नहीं पूरा आपका जो फंडामेंटल है, नर्सिंग का बेसिक कंसेप्ट है फंडामेंटल को आपको अगर नहीं पता है तो आप पेशेंट कैसे केयर कर पाएंगे, ये आपको नहीं पता चलेगा, वरना आप नर्सिंग के लायक नहीं रहेंगे। इसीलिए फंडामेंटल को जानना भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इसेंशियल पार्ट हो जाता है। इसीलिए ध्यान से जो भी पढ़ाई कीजिए, ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, आपके लिए, आपके लाइफ के लिए बहुत ही सिक्योर रहेगा। क्योंकि नर्सिंग लाइन जो होता है ये फंडामेंटल के ही थ्रू पूरा नर्सिंग लाइन चलता है। अगर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग आपको नहीं है, इसका सिद्धांत नहीं पता है, तो आप नहीं कर पाएंगे। फिर इसी के अंदर हम देखते हैं हैंड वाशिंग। हैंड वाशिंग कैसे करना है। हैंड वाशिंग में आता है सर्जिकल हैंड वाशिंग क्या होता है, मेडिकल से हैंड वाशिंग क्या होता है, कितना देर का होता है, कैसे हैंड वाशिंग किया जाता है, ये इसके अंदर देखेंगे। फिर देखेंगे कि आइसोलेशन कैसे जो पेशेंट होता है उसको आइसोलेट कैसे किया जाता है। प्रोटेक्शन, सोर्स ऑफ प्रोटेक्शन कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, आइसोलेट करके प्रोटेक्ट किया जाता है। कोई अगर कम्युनिकेबल डिसीज़ है तो उस पेशेंट को अलग से हम लोग पेशेंट को रखते हैं, कैसे आइसोलेट करके उसको प्रोटेक्ट करते हैं एक दूसरे से, ये भी देखेंगे। ठीक है, फिर इसी में देखते हैं कि खुद का भी प्रोटेक्ट करना है। कोई अगर कम्युनिकेबल डिसीज से पेशेंट आया है तो उससे मुझे भी प्रोटेक्शन का ज़रूरी होता है, तो कैसे गाउन वेयरिंग करना है, मास्क कैसे मुझे वेयर करना है, उसको रिमूव कैसे करना है, ये भी हम इस यूनिट के अंदर देखेंगे। फिर आता है, इसी के अंदर आता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट, जो कैसे ट्रांसपोर्टेशन करेंगे जो इन्फेक्शियस पेशेंट है। मान लीजिए कोई पेशेंट HIV से अभी सफ़र कर रहा है, कोई पेशेंट TB से सफ़र कर रहा है, कोई पेशेंट जो भी कम्युनिकेबल डिसीज है उनसे सफ़र कर रहा है, तो कैसे इसका हम ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। ठीक है, जिससे खुद का भी सेफ्टी का ध्यान रखना है और पेशेंट का भी ध्यान रखना है, तो ये भी हम इस यूनिट के अंदर देखते हैं। इस यूनिट में हम पढ़ेंगे BMW मतलब बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। बहुत ज़रूरी होता है कि आप वेस्ट मैनेजमेंट के भी बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको BMW का नॉलेज नहीं है तो अगर कोई इन्फेक्टेड पेशेंट है, उसका सर्जरी हुआ है, कोई बॉडी का पार्ट है, तो अगर कहीं भी आप उसको डिस्पोज करेंगे तो इन्फेक्शन का चांस
बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को कैसे, किस वेस्ट को कहाँ रखना है, किस में रखना है, टाइप्स ऑफ बॉक्सेस होता है, किस बॉक्स में कौन सा रखा जाता है, इसके भी बारे में हम पढ़ेंगे। कैसे इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, कैसे इसको रिजर्वर में रखा जाता है, कैसे रिजर्व करते हैं, इसके भी बारे में हम देखेंगे। कैसे डिस्पोज किया जाता है, ये हम देखेंगे बीएमडब्ल्यू के अंदर, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यूनिट 6। यूनिट 6 में देखेंगे थेराप्यूटिक नर्सिंग केयर। प्यूटिक नर्सिंग केयर, ठीक है, थेराप्यूटिक नर्सिंग केयर। देखिए इसमें देखेंगे कि पेशेंट को कोई डिसीज हुआ है, बीमारी हुआ है, तो उसको कैसे केयर प्रोवाइड करना है, क्या रूल होता है, कोई भी ड्रग एडमिनिस्ट्रेट कैसे हम करते हैं, ये भी बहुत ही ज़्यादा इसमें मायने रखता है कि कैसे हम पेशेंट को केयर प्रोवाइड करें। जो मान लीजिए कोई रिस्पायरेटरी डिसीज से पेशेंट सफ़र कर रहा है, ठीक है, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम उसको है, टीबी है या ब्रोंकाइटिस है, तो उस पेशेंट को कैसे हम केयर प्रोवाइड करेंगे, इस यूनिट के अंदर हम देखते हैं। ठीक है, कफिंग एक्सरसाइज, इसी में देखते हैं कि किसी पेशेंट को अगर लंग्स में या चेस्ट में कफ भरा हुआ है तो उसको कैसे हम बाहर करवाएं, उसका एक्सरसाइज कैसे होता है वो हम देखते हैं। इनहेलेशन, जो ऑक्सीजन है उसको कैसे इनहेल किया जाता है ये हम देखेंगे। ठीक है, ड्राई और मॉइस्ट इनहेलेशन, टाइप्स ऑफ इनहेलेशन होता है, ये भी हम इसमें देखते हैं। देखिए इसी में एक आता है कि केयर ऑफ अल्ट्रेड, अल्ट्रेड पेशेंट। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आता है, केयर ऑफ अल्ट्रेड पेशेंट। क्या होता है कि जब बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंसेस होता है, कोई डिसीज के वजह से हो जाता है, कभी सर्जरी के दौरान अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है तो उसमें पेशेंट को हम कैसे केयर प्रोवाइड करेंगे, क्या केयर प्रोवाइड करना है, क्या इसमें हमको मैनेजमेंट क्या करना है, क्या इसका थेराप्यूटिक मैनेजमेंट क्या होगा, इसके अंदर हम देखते हैं। ठीक है, फिर आता है कि पेशेंट अनकॉन्शियस पेशेंट, अनकॉन्शियस पेशेंट। अनकॉन्शियस जो पेशेंट होता है, अचेतन अवस्था होता है, इसमें चेतना में नहीं रहता है पेशेंट, तो उस पेशेंट को कैसे केयर प्रोवाइड करना है, कैसे उसका जो अनकॉन्शियस का लेवल है ये कैसे हम चेक करेंगे। ठीक है, इसके भी बारे में हम देखेंगे, क्या क्या इसका बेसिक नीड होता है, किस चीज़ का ध्यान रखना होता है, क्या इसका सेफ्टी नीड है इसका भी ध्यान रखना होता है, हाइजीन का ध्यान रखना है, तो इसको हम देखेंगे। ठीक है, फिर इसी में हम देखते हैं कि जो पेशेंट का केयर ऑफ पेशेंट विथ पेन, केयर ऑफ पेशेंट विथ पेन, ये मान लीजिए ये कंडीशन होता है कि पेन, दर्द से राहत के लिए पेशेंट को हम कैसे केयर प्रोवाइड करेंगे, क्या इसका नीड है। अगर कोई पेशेंट को कहीं चोट लग गया है तो चोट लगने के दौरान उसको पेन होगा, उस पेन से कैसे प्रोवाइड करना है, क्या मुझे उसका जनरल फिजियोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या करना है, हम क्या कर सकते हैं उसके साथ, क्या मेडिकेशन दिया गया है, इसके बारे में
हम केयर प्रोवाइड करते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे इसमें। ठीक है, फिर इसी में होता है कि ओरो सेक्शन। जो पेशेंट अनकॉन्शियस होता है उस पेशेंट को कैसे मुझे सेक्शन कैसे किया जाता है, नेजल सेक्शन होता है, ओरल सेक्शन होता है। क्या होता है कि जो मकस का सिक्रेशन होता है वो अनकॉन्शियस पेशेंट में ज़्यादा होने लगता है, या लंग्स का कोई प्रॉब्लम है तो उसमें क्या होता है कि सिक्रेशन बहुत ज़्यादा आने लगता है, ओरल और नेजल दोनों सिक्रेशन। तो उसको भी केयर कैसे प्रोवाइड करना है, कैसे सेक्शन करना है, क्या मेथड होता है सेक्शन का, क्या सेफ्टी पर्पस का इसमें ध्यान देना है, ये भी हम पढ़ेंगे थेरापेटिक नर्सिंग केयर में। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि नर्सिंग बहुत ही इसेंशियल पार्ट होता है, और ख़ास करके फंडामेंटल बहुत एसेंशियल पार्ट है। ध्यान से आपको पढ़ना है, स्किप भी किसी भी एक भी टॉपिक को स्किप नहीं करना है। अच्छे से पढ़िए, जो टाइम आप दे रहे हैं अच्छा से टाइम दीजिए, पढ़िए, और हमेशा इस कंसेप्ट को अपने माइंड में रखना है, तभी आप केयर प्रोवाइड कर पाएंगे। तो कभी स्किप नहीं करना है, अच्छे से पढ़िए। डाउट होता है तो डाउट को आप नोट डाउन करके रखिए, उसको हम क्लियर करेंगे आपको। जो लाइव मेरा क्लास होगा, हम लोग लाइव क्लास लेंगे एक बार, उसमें आप वहाँ पे जा कर के आप हमसे क्वेश्चन पूछिए, उस डाउट को हम क्लियर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिट 7। यूनिट 7 इसमें हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी का इंट्रोडक्शन इसमें देखेंगे। ज़्यादा कुछ तो जानना नहीं है, लेकिन जो मेथड है, राइट्स क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, कोई ड्रग का एडमिनिस्ट्रेट करने का क्या राइट्स है, क्या इसका मेन जो फिजियोलॉजिकल क्या राइट्स होता है, क्या कैसे हम पेशेंट को कौन सा ड्रग है कैसे एडमिनिस्ट्रेट करना है, ये इसके अंदर में हम देखते हैं। ठीक है, इसमें देखिए सेफ्टी 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 का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर सपोज डेट जो मेडिसिन होता है, मेडिसिन अगर कोई मेडिसिन ऐसा है कि उसको इंट्रामस्कुलर लगाना है, अगर उस सेफ्टी का पर्पस हम ध्यान नहीं रखेंगे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। तो सेफ्टी का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। इसमें देखेंगे कि क्या मेडिसिन कैसे मुझे प्रोवाइड करना है, प्रिस्क्रिप्शन पे देखेंगे कि मेडिसिन कैसे प्रोवाइड करना है, सही राइट रूट क्या होता है, राइट ड्रग का डोज क्या होता है, राइट साइड क्या होता है। तो इसके बारे में सेफ्टी में हम लोग देखते हैं, और उसको राइट रूट से ही एक बार नहीं दोबारा मिला करके उसका मेडिसिन का एक्सपायरी हम देखते हैं। तो सेफ्टी का ये सब सेफ्टी के अंदर में हम देखते हैं, और बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, ड्रग ड्रग का फॉर्म देखते हैं। देखिए, ड्रग का फॉर्म में क्या होता है कि जो दवा है ये लिक्विड फॉर्म में है या सॉलिड स्टेट में है, या फिर जो टैबलेट फॉर्म में आता है, कोई लिक्विड फॉर्म में आ रहा है, कोई पाउडर फॉर्म में आ रहा है, तो उसका भी मुझे याद रखना है कि इसको कैसे एडमिनिस्ट्रेट करना है, इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन, ड्रग का क्या क्लासिफिकेशन होता है। क्लासिफिकेशन
ऑफ ड्रग। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग देखते हैं कि ड्रग का जो है सो क्या होता है कि कोई अगर ड्रग हम एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं तो उसका एलर्जिक रिएक्शन क्या है, उसका साइड इफ़ेक्ट क्या आता है, उसका टॉक्सिसिटी क्या होता है, उसका रिएक्शन क्या होता है, ड्रग का इंटरेक्शन क्या होता है, इसके बारे में भी ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक, कि इसको जानना भी बहुत ज़रूरी है। पेशेंट में कोई अगर ड्रग एडमिनिस्ट्रेट किए हैं आप, तो इसमें देखना है कि देने के बाद सडन उसमें चेंजेस, कोई भी चेंजेस आता है तो वो ड्रग का सेंसिटिविटी में आ जाएगा, उसको टॉक्सिसिटी हो रहा है, उसका साइड इफ़ेक्ट उस पर दिख रहा है। अगर सीवियर कोई साइड इफ़ेक्ट है तो तुरंत मुझे उस पर एक्शन लेना होता है, तुरंत अपने जो इंचार्ज होता है इनको इन्फॉर्म करना होता है कि ये ड्रग प्रोवाइड करने के बाद ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये भी हम इस यूनिट के अंदर हम देखते हैं। फिर देखते हैं कि फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ड्रग एक्शन। ड्रग का क्या फैक्टर है, क्या ये इफेक्ट करता है। कोई अगर मान लीजिए सपोज डैट कि किसी पेशेंट को फीवर है तो उसको आपने पीसीएम दिया है, पीसीएम देने के बाद उसमें क्या चेंजेस आ रहा है, या फीवर में रिड्यूस हो रहा है, या फीवर को बढ़ा रहा है, या फीवर उतरने के बाद बॉडी पे कोई और रिएक्शन दिख रहा है, तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसमें हम इस चीज़ को फाइंड आउट करते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है, ये ड्रग प्रोवाइड करने के बाद पेशेंट के अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है, ये भी हम इसी के अंदर देखते हैं। फिर देखते हैं कि इसके अंदर जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेट ड्रग को कैसे एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। मान लीजिए ओरल ड्रग का जो एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, ओरल में भी आता है कि सबलिंगुअल जीभ के नीचे डाल करके ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो हाइपरटेंसिव ड्रग होता है, जो पेशेंट को बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन है तो उस ड्रग को जीभ के नीचे सबलिंगुअल दिया जाता है, जो तुरंत हाइपरटेंशन को रिड्यूस करता है, तो सबलिंगुअल ड्रग भी दिया जाता है। फिर कुछ ड्रग ऐसा है जो डिज़ोल्विंग होता है, माउथ में डिज़ोल्व जाने के बाद तुरंत से डिज़ोल्व होता है। फिर कुछ ऐसा है जो इंसर्शन, उसको निगल दिया जाता है। तो ये हम देखते हैं कि ओरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का ये सब एक बेसिक कंसेप्ट है। फिर देखते हैं कि ड्रग का जो पेरेंटल रूट क्या होता है, क्या क्या पेरेंटल रूट है, कहाँ कहाँ से आप एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। ट्रॉपिकल, जैसे मान लीजिए कि ट्रॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ओरल होता है, पेरेंटल रूट में इंट्राडर्मल होता है, इंट्रामस्कुलर होता है, फिर इंट्रावेनस होता है। ये रूट ऑफ ड्रग है, जो पेरेंटल रूट है, इसके थ्रू हम एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। ठीक है। फिर होता है कि आप कुछ ड्रग ऐसा होता है जो गार्गिल होता है, माउथ में आप देते हैं वॉश के लिए। ये भी ड्रग का जो है सो ये एक तरह से बोल सकते हैं कि मतलब डायरेक्ट एप्लीकेशन, डायरेक्ट यूज़ करने के लिए जिस जगह पे आपको प्रॉब्लम है उस जगह पे डायरेक्ट आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये उस रूट में आ जाता है। कुछ ड्रग आता है ट्रॉपिकल, जो स्किन पे ट्रॉपिकल लगाया जाता है। कोई अगर स्किन पे वुंड आ गया या चोट आ गया तो उसको हम ट्रॉपिकल ड्रग के थ्रू वहाँ पे लगा करके पेन को रिड्यूस किया जाता है, वहाँ के इन्फेक्शन को भी कंट्रोल किया जाता है। कोई एंटी फंगल इन्फेक्शन हो गया तो वो ट्रॉपिकल रूट में आ जाएगा। ठीक है। फिर एडवांस टेक्निक में आ जाता है। एडवांस टेक्निक में अभी क्या आ गया कि इंट्रा आर्टरी के थ्रू अगर बॉडी में कोई सीकेडी का पेशेंट है, किडनी फेलियर का पेशेंट है, तो आर्टरी के थ्रू उसको क्या होता है
कि ब्लड को फिल्ट्रेट किया जाता है। तो ये सब अभी एडवांस टेक्निक में है, तो ये देखेंगे। फिर आता है इंट्राओसिशियस, जो मान लीजिए किसी पेशेंट को बोन मैरो का प्रॉब्लम है, बोन मैरो नहीं बन पा रहा है, आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो उसमें डायरेक्ट एडवांस टेक्निक के थ्रू डायरेक्ट उसमें पेशेंट में एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। इंट्राओसिशियस डायरेक्ट बोन में ही एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है मेडिसिन को। ये देखते हैं एडवांस टेक्निक के अंदर, ठीक है। फिर देखते हैं कि जो नेज़ल के थ्रू भी कुछ ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, कुछ ड्रग को ऑक्सीजन के भी थ्रू एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। जो भी सेडेट करने के लिए अगर किसी पेशेंट को सर्जरी परफॉर्म करना है तो उसको ऑक्सीजन के थ्रू ही ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। कुछ पेशेंट है कुछ ड्रग ऐसा है जो ओपनिंग के थ्रू भी एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। तो ये सब हम देखेंगे इसमें। फिर आता है रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ मेडिकेशन इन एडमिनिस्ट्रेटेड। जो आपने ड्रग प्रोवाइड किया है उसका रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग बहुत ही इसेंशियल होता है कि आप किस टाइम में किस रूट से ड्रग को प्रोवाइड किया है। ये बहुत एसेंशियल पार्ट होता है और ये सेफ्टी में बहुत ज़्यादा इसको सेफ्टी के पर्पज़ से ज़रूरी होता है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग ड्रग का या पेशेंट का सारे हिस्ट्री का ये रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो ये हम देख रहे थे यूनिट 7 के अंदर, ठीक है। बाकी ओवरऑल हमने देख लिया है कि सिलेबस में इतना पढ़ना है। तो ये फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का हम बात चल रहा था। बाकी मैं एक बार और आपसे रिवाइज करवाना चाहूँगा कि जो हम लोग का कोर्स का फीस है ये 399 रुपीज़ में ओनली आपको दिया जा रहा है। जीएनएम फर्स्ट ईयर का फुल कोर्स, जिसका वैलिडिटी 1 साल तक का दिया गया है। और ये उस स्टूडेंट के लिए दिया गया है जो 100 स्टूडेंट होंगे, उनके लिए ये 399 में ये न्यू ईयर के अवसर पे दिया गया है। बाकी फिर आपको इसी जो कोर्स को हो सकता है 600 700 800 में भी ख़रीदना पड़े। इसीलिए आप जल्दी से आकर के मेरे कोर्स को परचेज कीजिए। इसके लिए आप गूगल और प्ले स्टोर पे जाइए, राजा मेडिकल एकेडमी के नाम से ऐप मेरा बना हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप जीएनएम फर्स्ट ईयर में आकर के इनरोल कीजिए। आप मेरे से भी इंटरेक्ट हो सकते हैं, हम दोनों के बीच में अच्छे से बॉन्डिंग हो सकता है। हम आपको हमेशा बेहतर देने का कोशिश करेंगे। बेहतर से बेहतर कैसे आपको दे सकते हैं ये हमेशा मेरा एफर्ट रहेगा। उसमें आपको भी अच्छे से पढ़ना है। जो भी डाउट हो डाउट क्लास में आपको पूछना है तो आप 399 में ही आप हमसे इनरोल हो सकते हैं। तो जल्दी से जाइए वहाँ परचेज कीजिए और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो मोबाइल नंबर है मेरा, इस नंबर से आप मेरे टेक्निकल टीम से जुड़ सकते हैं। आपको कोई भी ऐप के रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, या डाउनलोड करने का प्रॉब्लम हो, या इनरोल करने का प्रॉब्लम हो, या पेमेंट सेक्शन में प्रॉब्लम हो, तो यहाँ से आप टेक्निकल टीम से बात करके आपका पूरा सॉल्यूशन किया जाएगा। आप जाइए जल्दी से परचेज कीजिए और क्लास को इनरोल कीजिए, ठीक है। आज का सेशन यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।